हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो टारगेट हमने सेट किया है उस टारगेट को पाने में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। हर बिंदु को, हर पॉइंट को मैं आपको समझाऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझसे किए हैं। कुछ लोगों को तो इस बात पर विश्वास ही नहीं है कि मैं उनका कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। कुछ लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं है कि अगर कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ तो उनके पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं सर ग्रामर और लिटरेचर दोनों पढ़ा पाएंगे या नहीं पढ़ा पाएंगे। तो सभी बातों को नकारते हुए इसका जवाब यदि मैं आपको अभी दूं तो आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन कुछ चीजें समय के साथ अपने आप उत्तर मिल जाता है, बदल जाती हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं वनराज गोस्वामी। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है आपको टीजीटी एग्जाम की जो अद्यतन सीमा है, जहां तक मैं आपकी मदद कर सकता हूं वहां तक मैं आपकी मदद करूंगा। तो एक एक पॉइंट में आपको आज सिलेबस के बारे में समझाना चाहता हूं। कुछ लोगों ने मेरा पूर्व का वीडियो देखा है, लेकिन चूंकि हम नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं इसीलिए हम एक बार फिर से मैं आपको उन सभी बिंदुओं को समझाऊंगा, उन सभी को बताऊंगा जिसमें कि हमको वर्क करना है, कैसे करना है, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से टॉपिक इंक्लूडेड हैं, कई बार टॉपिक से बाहर की जो क्वेश्चंस हैं उनकी सीमा क्या है, किस लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं, ये सब मैं आज आपको बताऊंगा। एक लंबी विस्तृत चर्चा हम इस पर करने जा रहे हैं। तो अपना जो समय है उसको निकाल करके आप वीडियो को देखिए ताकि बीच में आपको ड्रॉप आउट न करना पड़े। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें कोई भी पुराने एग्जाम से भिन्न उसको नहीं किया गया है। कहने का अभिप्राय यह है एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल सेम है। यानी अब तक एग्जाम में 125 क्वेश्चन सब्जेक्टिव आते थे। सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपका विषय है उससे रिलेटेड पूछे जाते थे। अब भी 125 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब दो बातें आप समझिए कि 125 का जो सेक्टर है वो 60, 65 या 65, 60 में डिवाइड होगा। ये दो पार्ट हो सकते हैं, या तो 60 65 या 65 60। अब बात समझिए कि आपके पास एक तरफ है लिटरेचर और दूसरी तरफ है ग्रामर। दो पोर्शन आपके पास हैं। मैं दोनों पोर्शन आपको समझाऊंगा किस किस पॉइंट पे हमको वर्क करना है। देखिए अभी हम बात कर रहे हैं केवल लिटरेचर की। तो ये जो ग्रामर का और लिटरेचर का पोर्शन था इसी को मैं कह रहा हूं कि 60 में 65 में या 65 60 का रेशियो इनका रहता है। अब यदि हम लिटरेचर की बात करें तो देखिए लिटरेचर में आपको 4 राइटर्स पढ़ने हैं। कुल 4 राइटर आपको पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला है शेक्सपियर, उसके बाद में है जॉन मिल्टन, उसके बाद में वर्ड्सवर्थ, उसके बाद में गाल्सवर्दी। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो हम पढ़ चुके हैं, इसमें हमें क्या आप समझा रहे हैं, इसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए। तो मैं आपको बताता हूं कि इनमें आपसे वो किस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने रखेगा, कौन कौन सी चीजें इन राइटर्स को पढ़ते समय आपको तैयार करनी है। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो इनकी बायोग्राफी, जो चारों राइटर हैं इनकी
जीवनी, जीवन परिचय पूरा आपको आना चाहिए। कब इनका जन्म हुआ, कब इनकी डेथ हुई, इनका बर्थ प्लेस क्या था, इनका डेथ प्लेस क्या था, किसी बीमारी से मृत्यु हुई है तो वो आपको पता होनी चाहिए, या इनका जो जहां पर इनको दफनाया गया है, बरीड किया गया है, वो स्थान कहाँ है, या किसी की डेथ पर जहां पे दफनाया गया है वहां पे एपिटाफ लिखा है तो वो क्या है। यानी पूरे जो लाइफ की डिटेल है, जीवन की डिटेल है, वो आपको याद करनी है। उससे क्वेश्चन ये पूछते हैं। कई बार मदर फादर के बारे में पूछ लेते हैं, ब्रदर सिस्टर के बारे में पूछ लेते हैं, इनसे जुड़ी हुई एज के बारे में पूछ लेते हैं कि हिस्ट्री की कौन सी एज है। जैसे शेक्सपियर का जन्म एलिजाबेथन एज में हुआ, मिल्टन जैकोबियन एज में आते हैं, जिसको मिल्टोनिक एज के नाम से भी जाना गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए इनकी सबसे पहले जो बायोग्राफी है वो आपको तैयार करनी है। अब दूसरी बात आती है कि इनके जो वर्क्स हैं, वर्क्स आपको तैयार करने हैं। अब वर्क्स में आपको क्या तैयार करना है? देखिए, 4 राइटर हैं, चारों का जो जेनर है, लिखने का जो स्टाइल है, जो वो लिटरेचर लिखते हैं, उसका प्रकार अलग अलग है। जैसे शेक्सपियर जो हैं वो ड्रामेटिस्ट हैं, ड्रामा लिखे हैं उन्होंने। चूंकि उनके वर्क में उनके लिखे हुए सोनेट भी आते हैं, वो भी आपको तैयार करने हैं। ऐसे ही अगर मिल्टन की बात करें तो मिल्टन एपिक पोएट है, तो आपको एपिक पोएट्री के बारे में समझना है। इनकी जो वर्क की डिटेल है वो तो आपको तैयार करनी ही है, लेकिन उससे जुड़ी हुई जितनी भी चीजें वो भी आपको प्रिपेयर करनी है। वर्ड्सवर्थ रोमांटिक एज के पोएट हैं, तो रोमांटिक एज को आपको पहले समझना है, उसके बाद फिर इनके वर्क्स को आपको समझना है, कौन से वर्क में क्या डिटेल है उसको आपको अध्ययन करना है, स्टडी करनी है। उसके बाद गाल्सवर्दी की यदि बात करें तो गाल्सवर्दी मॉडर्न एज के जो नॉवेलिस्ट हैं आप कहिए, या ड्रामेटिस्ट आप कहिए, या प्रॉब्लम प्ले राइटर आप इनको कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने प्रॉब्लम प्लेस लिखे हैं। जो सोसाइटी की जो समस्याएं हैं उन पर इन्होंने अपने प्लेस को लिखा है। अब तो वर्क की मैं आपसे बात कर रहा था, वर्क में आपको किन चीजों पे फोकस करना है वो मैं आपको एक एक पॉइंट यहां पे बताता हूं। देखिए, सबसे पहले है कि वर्क का थीम क्या है, वो आपको ध्यान देना है। दूसरे नंबर पर आता है जेनर, जो वर्क है उसका प्रकार क्या है। समझते रहिए आप, एक एक पॉइंट में आपको बताऊंगा, ठीक है। जो वर्क है उसका, उसके अंदर कैरेक्टर जो हैं, कैरेक्टर्स वो आपको याद रखने हैं, आपको उनका ध्यान देना है। कैरेक्टर्स, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं उनका आपको पब्लिकेशन ध्यान रखना है कि कब वो पब्लिश्ड हुए हैं। यदि कोई क्रिटिसिज्म है, कोई फेमस क्रिटिसिज्म है, यानी किसी क्रिटिक के द्वारा की गई आलोचना है, तो आपको उस आलोचना को भी ध्यान रखना है। कम से कम ये फैक्टर आपको तैयार करने हैं। जनरल क्वेश्चन जो वर्क से बनते हैं वो आपको प्रिपेयर करने हैं। थीम, जेनर, कैरेक्टर्स, पब्लिकेशन, क्रिटिक, कोई आलोचना हुई है उस वर्क की तो वो आपको याद रखना है। जो इंसिडेंट्स हैं, या यूं कहिए जो सीन है प्ले के अंदर या पोएट्री में कोई रेफरेंस दिया हुआ है, वो आपको याद करना है। दूसरी बात आती है सेइंग्स। सेइंग्स किसने किससे कौन सी बात कही है, यानी आप इसको कोटेशन के रूप में आप कह सकते हैं कि कोटेशंस आपसे पूछी जाएगी, और कोटेशन को पूछने के 3 तरीके आपको मिलेंगे। जनरल जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला तरीका है, केवल आपको कोटेशन दी होगी और पूछा जाएगा ये किस राइटर की कोटेशन है। दूसरा, कोटेशन दी होगी और ऑप्शन में वर्क दिए होंगे कि 4 राइटर के वर्क हैं, ये किसकी
किस प्ले की या किस पोएम की लाइन है। तो कोटेशंस पे आपको विशेष रूप से फोकस करना है। अगली एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं आपको, यहां जो मैं लिख रहा हूं इस पे भी आपको ध्यान देना है। देखिए हर बार 2 से 3 क्वेश्चंस इन चारों राइटर के वर्क से पूछे जाते हैं। केवल नाम दिया होता है और आपसे पूछा जाएगा ये किसका वर्क है। तो कम से कम हमें, क्योंकि इनके देखिए अगर आप मिल्टन को पढ़ेंगे तो मिल्टन ने इटालियन लैंग्वेज में बहुत सारे अपने वर्क लिखे हैं। तो कम से कम आपको ये करना है कि जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनकी जो लिस्ट आप तैयार कर लें और उनको अच्छे से याद कर लें कि ये मिल्टन का वर्क है, ये वर्ड्सवर्थ का वर्क है, ये गाल्सवर्दी का वर्क है। वर्क को आपको याद रखना है। 3 कम से कम क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, ये आपको राइटर्स से रिलेटेड ये फैक्टर आपको तैयार करने हैं। इन्हीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैरेक्टर पूछ लिया जाएगा कि ये कैरेक्टर किस प्ले में आया है, किस पोएम का रेफरेंस है, कोटेशन कहां से ली गई है, कोटेशन किसने कही है या किससे कहा गया है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। एक है, देखिए हमारे पास 2 प्ले राइटर हैं, यानी कि शेक्सपियर और गाल्सवर्दी, दोनों ही ड्रामेटिस्ट हैं। तो आपको इनकी जो सेटिंग है, सेटिंग से अभिप्राय है कि इनको कहां पर दर्शाया गया है, किस क्षेत्र में, ज्योग्राफिकल जो इसकी सिचुएशन है वो क्या है, उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे जनरली एक क्वेश्चन आप शेक्सपियर के बारे में सुनते होंगे कि शेक्सपियर के रोमन प्लेस कौन से हैं। तो रोमन प्लेस से मतलब है रोम का जो बैकग्राउंड है, जिस भी प्ले में उसको दिखाया गया हो, उसके भूभाग को दिखाया गया हो, उसके देश कंट्री को दिखाया गया हो, तो वो प्लेस सारे रोमन प्लेस कहलाते हैं। ऐसे ही आपको ये वैसे टॉपिक जो है ये जेनर के अंतर्गत आता है, उसी से आप समझ जाएंगे, उसी में आप इसका अध्ययन कर लेंगे। तो ये टॉपिक्स आपको वर्क के आधार पर इन ये जो राइटर हैं इनके वर्क्स में तैयार करने में, एक बार फिर बता दूं, बायोग्राफी आप तैयार करेंगे, इनके वर्क्स की लिस्ट आप तैयार करेंगे, उसको याद करेंगे कौन सा वर्क किसका है, उसका पब्लिकेशन आपको ध्यान रखना है, उसका जेनर, प्रकार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकार, किस प्रकार का वर्क है, ड्रामेटिक फार्स है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, या फिर सोलोलॉगी है, या फिर देखिए दोनों तीनों चीजों को मैं इंक्लूड करके आपको बता रहा हूं। पोएट्स को भी, हमारे पास 2 पोएट्स हैं और 2 ड्रामेटिस्ट हैं। तो अगर पोएट्री की बात हो तो आपको उसका जो रूप है, फॉर्म है, वो ध्यान रखना है। और अगर ड्रामे की बात है तो आपको याद रखना है कि ड्रामे का प्रकार क्या है ना, ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, ठीक, या मोक एपिक है या एपिक है, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। दूसरी बात, उसका थीम क्या है, आधार क्या है, बेस क्या है, कहां से उसके रेफरेंस लिए गए हैं। अगली बात, अगर किसी राइटर ने, क्रिटिक ने उस पर फेमस जो क्रिटिसिज्म किया है उसको आपको जरूर याद रखना है। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट सीन्स। अगर आप पोएट्री में बात करेंगे तो पोएट्री में सीन्स नहीं होते हैं, तो पोएट्री में आपको रेफरेंसेस याद रखने हैं। जैसे द वर्ड इज टू मच में रेफरेंसेस क्या क्या दिए गए हैं उनको आपको ध्यान रखना है। आगे बात आती है सेइंग, जो मैंने आपको बता दिया। कोटेशंस तो इंपॉर्टेंट पार्ट है टीजीटी एग्जाम का, आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, तो उसको आपको जरूर ध्यान रखना है। वर्क की मैंने आपको बात बता दी, आप लिस्ट तैयार करेंगे। तो ये चीजें हो गई राइटर से। अब मैं आपको बता दूं फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। देखिए फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में 2 हमारे पास हैं ड्रामेटिस्ट और 2 हैं पोएट। तो पोएट्री की क्या क्या फॉर्म्स होती हैं, कविता की जो फॉर्म्स हैं वो हमें तैयार करनी है। दूसरा, ड्रामेटिस्ट जो है तो ड्रामे की क्या क्या फॉर्म होती हैं वो हमको तैयार करनी है। जनरली इन 2 चीजों पे हमें फोकस करना है कि पोएट्री की फॉर्म्स और ड्रामे की फॉर्म्स। लिटरेचर की और भी फॉर्म्स होती हैं लेकिन उनको आप बाद में अगर समय बचे तो उनको प्रिपेयर कीजिएगा। जनरली जो सिलेबस में है उसको पहले आपको तैयार करना चाहिए। आगे बात आती है लिटरेरी टर्म्स की।
देखिए लिटरेरी टर्म्स का नाम आते ही पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स बहुत घबराने लगते हैं। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं कई बातें आपको स्पष्ट करूंगा। लिटरेरी टर्म्स में से कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप न समझ पाए। आप आगे वीडियो देखिएगा, मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा। कोई परेशान होने वाली बात नहीं है कि लिटरेरी टर्म्स में वो ऐसा क्या पूछ लेगा। अरे भाई कुछ नहीं पूछेगा। जो लिटरेचर है मैं आपको व्यवहारिक जीवन से जोड़ करके वो सारी चीजें समझाऊंगा, तो आपको आसानी से समझ में आएंगी। तो लिटरेरी टर्म्स से आप बिल्कुल मत घबराइए। जब मैं वीडियो बनाऊंगा टर्म्स का तो मैं आपको एक एक पॉइंट उसका समझाऊंगा। आगे बात आती है फिगर्स ऑफ स्पीच की, अलंकारों की। तो अलंकार तो आप हिंदी में भी पढ़ते हैं, इनसे क्या घबराना। हिंदी के अलंकार को ही कन्वर्ट किया गया है, या यूं कहिए कुछ अलंकार हिंदी से हमको मिल जाते हैं, समझ में आ जाते हैं, और कुछ चूंकि अंग्रेजी साहित्य का क्षेत्र बहुत विस्तृत है तो उसमें कई सारे अलंकारों को अलग से जोड़ दिया गया है। आगे बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। देखिए ये जो यहां तक का वर्क है इस पे आपको अच्छा फोकस करना है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। लेकिन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। केवल इसमें आपको याद रखना है जैकोबियन एज कब से कब तक है। दो तीन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास लिस्ट है, मैं वो लिस्ट आपको दूंगा। 1 से 2 पेज में या 2.5 पेज में वो आता है, आप उसको याद कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से बता दूं आपको क्या पूछा जाता है। पूछा जाता है कि ये राइटर किस एज का है। मैंने आपको अभी बता दिया, शेक्सपियर एलिजाबेथन एज के हैं, मिल्टन जैकोबियन एज के हैं, वर्ड्सवर्थ रोमांटिक एज के हैं, और गाल्सवर्दी मॉडर्न एज के हैं। ये आपसे पूछा जाएगा। अब जब आपको ये मालूम है एलिजाबेथन एज जैकोबियन एज, तो फिर आपको उसका जो टाइम पीरियड है वो भी ध्यान रखना है। जैकोबियन एज कब से कब तक है या एलिजाबेथन एज कब से कब तक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, जो डीप में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा हिस्ट्री का, वो क्वेश्चन केवल इतना पूछ सकता है कि शेक्सपियर के समय में इंग्लैंड की गद्दी पर कौन था, यानी किसका शासन था। मिल्टन के समय में किसका शासन था, वर्ड्सवर्थ के समय में किसका शासन था, या गाल्सवर्दी के समय में किसका शासन था। ऐसा आपसे हिस्ट्री से पूछा जा सकता है। अदरवाइज इसके अलावा कोई क्वेश्चन हिस्ट्री से नहीं लिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अब पेपर का पैटर्न बदल गया है। अब पेपर का पैटर्न वो है, पहले ऐसा होता था कि हिस्ट्री में कुछ भी उठा करके क्वेश्चन दे दिया और वो टीजीडी में रख दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चन वही पूछा जाएगा जो राइटर से रिलेटेड हो। तो ये थी लिटरेचर की बात। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। सॉरी, एक खास बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। कई बच्चों का ये क्वेश्चन आता है कि सर कितने घंटे हम पढ़ें कि हम टीजीडी एग्जाम क्वालिफाई कर लें। देखिए दोस्तों, घंटे मायने नहीं रखते हैं, मायने ये रखता है कि आपने किस तरह से अपने एग्जाम की तैयारी की है। हमने ग्रेजुएशन में बहुत कुछ पढ़ा, तो वहाँ हमारे एक सर थे, उन्होंने हमसे कहा जो स्ट्रैटेजी होती है, जो रणनीति होती है, उससे आप जीतते हैं, न कि जो अदर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वेपन्स हैं, उनसे हम जब जीत जाते हैं। तो आप कितने घंटे पढ़ेंगे इससे फर्क नहीं पड़ता, आप किस तरह पढ़ेंगे इससे फर्क पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं, यदि जो जिस तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा, कोई व्यक्ति 3 घंटे भी डेली घर पे स्टडी करता है तो वो एग्जाम क्वालिफाई करने का दम रखता है, कर लेगा, सफिशियंट है। 3 घंटे से ज्यादा अगर आपके पास समय नहीं है तो मत पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत समय है, आराम से सब कुछ हो जाएगा। कुछ लोग पूरे पूरे दिन लगे रहेंगे। अरे भाई, पूरे दिन लगे रहने से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होते हैं। तरीका क्या है आपका पढ़ने का, उससे आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। तो अब दोस्तों मैं आपको लेकर के जा रहा हूं दूसरे इंपॉर्टेंट पार्ट में, जो है ग्रामर का। तो अब हम ग्रामर के पॉइंट्स को समझेंगे। तो अब हम
समझते हैं ग्रामर को। देखिए दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में भी एक बात आपको बताई थी, लिटरेचर की वजह से किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं रुकता है। सिलेक्शन रुकता है इस पोर्शन की वजह से, यानी ग्रामर के पोर्शन की वजह से। क्योंकि लिटरेचर में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली दी गई किताबों से होते हैं, और कोई भी बच्चा मार्केट से बुक लेकर के उन किताबों को पढ़ता है और वो क्वेश्चंस उनको ठीक कर देता है। एक दो क्वेश्चंस नीचे या ऊपर सबका रहता है उसे आप 1 महीने में, 1.5 महीने में आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये जो पोर्शन है, जो आज चीजें मैं आपको बताऊंगा इन पर आपको विशेष ध्यान देना है। अगर ये सेक्शन आपका कमजोर रहा तो आप ये मान के चलिएगा कि आप पहले से ही गेम से बाहर हैं। लिटरेचर भी आपको पढ़ना है और इसका आपको आज से ही, अभी से ही अभ्यास करना है। तो मैं एक बार सारे पॉइंट्स आपको बताता हूं और उसमें यह भी बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। देखिए, सबसे पहले नंबर पर है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, एडजेक्टिव आता है, वर्ब आता है, एडवर्ब आता है, यानी जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो सारे आपको अच्छे से आने चाहिए। अब सवाल ये उठता है, सर आते हैं, फिर क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा? देखिए, वो कोई भी सेंटेंस एक आपको दे देगा, उसमें कोई एक वर्ड को वो अंडरलाइन कर देगा और आपसे पूछ लेगा कि उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। यानी आपसे पूछ लेगा वो नाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, बताइए, क्लैरिफाई कीजिए। तो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक सेलेक्ट करना है। तो आपको कम से कम जो पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन से लेकर के सारा पार्ट ऑफ स्पीच आपको अच्छे से तैयार करना है। और तैयार इस तरह से करना है कि जब आप सेंटेंस में देखें तो आप पहचान लें कि एडजेक्टिव कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है और नाउन कौन सा है। जब मैं आपको टॉपिक कराऊंगा तो मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे आप ये क्लैरिफाई करें कि नाउन कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है और एडजेक्टिव कौन सा है। केवल एक सेंटेंस के माध्यम से आप कोई सी भी पार्ट ऑफ स्पीच को क्लैरिफाई कर सकते हैं। सभी को फाइंड आउट करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको ये ग्रामर के टॉपिक्स यानी पार्ट ऑफ स्पीच के टॉपिक्स आपको कराऊंगा। तो इसमें भी आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस मुझे एक बात की चिंता है, आपको पढ़ाते हुए अपने पे मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन आप पे मुझे कुछ डाउट है, वहां उस बात को आप समझिए। मुझे मालूम है कि कुछ लोग मेरा वीडियो देखेंगे और मेरी बात को सुनेंगे और सुनने के बाद वो केवल उसको सुनेंगे, उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो याद रखना प्यारे साथियों, जो फॉलो नहीं करेंगे उन्हीं का नंबर रह जाएगा और लास्ट में वो पछताएंगे। जो बातें मैं बताता हूं उसको आपको फॉलो करना। देखिए, सुन लेने से कोई काम नहीं बनेगा। जो बताया जा रहा है उसको आप सुनिए भी और उसको फिर फॉलो भी कीजिए, तब आपका नंबर 100% जो लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम होगा, आपका रोल नंबर जरूर होगा। तो इसके बाद बात करते हैं टेंस की। अब देखिए, टेंस से जैसे ही सवाल आता है तो आपके दिमाग में आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट। अभी यदि जनरली मैं आपसे कई क्वेश्चन कर लूं टेंस से तो आप शायद न बता पाए, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो ना बता पाए, या सिंस फॉर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, किस किस टेंस में होता है, नहीं आप बता पाएंगे। कुछ लोगों को लगता है केवल कुछ ही टेंस में इनका प्रयोग होता है, इसकी भी डिटेल में आपको आगे बताऊंगा। तो टेंस में देखिए, कंडीशनल सेंटेंस भी आते हैं, सिंपल सेंटेंस भी आते हैं, कंपाउंड सेंटेंस भी आते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी आते हैं, ये सारी चीजें इनमें आती हैं। तो टेंस के जो भी फॉर्म हो सकते हैं, रूप हो सकते हैं, उन सभी का हमको अध्ययन करना है। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स का भी अध्ययन करना है, टेंस जो सिंपल टेंस होते हैं उनका भी अध्ययन करना है, कंडीशनल सेंटेंस का भी अध्ययन करना है, यानी जितने भी प्रकार के टेंस होते हैं वो सभी हमको पढ़ने हैं और उनको हमको क्लेरिफाई करने की क्षमता अपने अंदर ओरिजिनेट करनी है।
कंपाउंड दिया हुआ है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सेंटेंस कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स है तो आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स है। और मैं जब ये सिंथेसिस वाला पोर्शन या ट्रांसफॉर्मेशन वाला पोर्शन आपको कराऊंगा तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप देखते ही सेंटेंस को ये पहचान लें कि ये कौन सा टेंस है, कंपाउंड है कि सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है। तो थोड़ा वेट आपको जरूर इसके लिए करना पड़ेगा। आगे बात आती है नैरेशन की। देखिए दोस्तों, अब तक क्या था कि पिछले लास्ट वाले यानी 2016 का जो पेपर हुआ है उससे पहले तक एक्टिव पैसिव को और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को दोनों को इंक्लूड किया जाता था। लेकिन 2016 के पेपर में सिलेबस के अकॉर्डिंग नरेशन को इंक्लूड किया गया, एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। तो आपको हम दोनों चीजें करा देंगे क्योंकि थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा कि कहीं पूछ लिया तो। हालांकि ये दोनों चीजें भी टेंस के अंतर्गत आती हैं, तो आपको इन दोनों का भी अध्ययन करना चाहिए। यानी नरेशन तो आप पढ़े ही पढ़े, साथ में आपको एक्टिव और पैसिव का भी ज्ञान करना है, यानी उनको भी आपको समझना है। तो ये भी टेंस के पार्ट है। आगे बात आती है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए दोस्तों, ये मैं टॉपिक आपको इतना अच्छे से कराऊंगा कि मैं सच बताता हूं आपको, कोई भी आपका जो वर्ड लेवल का जो सेंटेंस है वो आपका अगर दे दिया जाएगा तो आप उसको मिस नहीं करेंगे। बस बात वही है, जब मैं कराऊं तो आपको रूल को समझना है और उसको फिर फॉलो करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल्स आते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो चैप्टर है बड़ा ही लंबा चैप्टर है। इसमें हमें अध्ययन करना होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, कब सिंगुलर सब्जेक्ट बनता है, कब प्लूरल सब्जेक्ट है, और उसके साथ कौन सा वर्ब आना है। इन चीजों को हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। अब बात आती है सिंटैक्स की। देखिए, सिंटैक्स को हम जानते हैं करेक्शन के रूप में, या आप कहें कॉम्पिटिशन की लैंग्वेज में हम कहते हैं कि एरर फाइंड आउट के रूप में। हमको एक सेंटेंस दिया होता है, हमको उसमें कई पार्ट बना दिए होते हैं ABCD, और हमें क्लेरिफाई करना है कि किस पार्ट में एरर है, यानी कौन सा पार्ट गलत है, ग्रामेटिकल किसमें मिस्टेक है, या वोकेबुलरी के आधार पे भी किसमें मिस्टेक है। तो दोनों चीजों को हमें अध्ययन करना है। इसके दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सेंटेंस दे दिया और उसमें एक पार्ट को अंडरलाइन कर दिया और आपसे पूछा गया कि इस पार्ट में क्या एरर है, उसको क्लेरिफाई कीजिए। और दूसरा ABCD करके पार्ट बना दिया तो आपसे पूछा जाएगा कि A पार्ट में एरर है कि B पार्ट में, C पार्ट में या D पार्ट में। तो ये सिंटेक्स वाला क्वेश्चन है। इसके बाद आता है कॉम्प्रीहेंशन। देखिए दोस्तों, कॉम्प्रीहेंशन एक इतना अच्छा टॉपिक है जिसके मार्क्स अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने मार्क्स नेगेटिव में करा देते हैं, यानी कि आते हुए क्वेश्चंस भी वो गलत कर देते हैं। ये फ्री के क्वेश्चन होते हैं हमारे कॉम्प्रीहेंशन के। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप जो 5 क्वेश्चन, देखिए एक कॉम्प्रीहेंशन में यानी 1 या 2 इसके पैसेज आते हैं जिसमें से आपको क्वेश्चंस को छांट करके समझ करके जो विकल्प है उनको चुनना होता है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, आपको अपना रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का जो स्किल है, अंडरस्टैंडिंग का जो स्किल है उसको भी बढ़ाना है, जिससे जो पैसेज आए, 1 आए अच्छी बात है, अगर 2 आ जाए तो आप दोनों पैसेज को करके अपने पूरे मार्क्स गेन कर सकें। देखिए, मैं आपको एक अच्छी बात बता दूं, मैंने जितनी भी बार इस एग्जाम को क्वालिफाई किया, मेरे कॉम्प्रीहेंशन का कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। अंडरस्टैंडिंग आपको बढ़ानी है, इसके लिए आपको पैसेज का अध्ययन करना चाहिए। हालांकि मैं आपको एक बुक भी सजेस्ट करूंगा जिसमें से आप पैसेज का अध्ययन कर सकते हैं। ये पैसेज ऐसा होगा जिसके बारे में आपने पहले नहीं पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो ये हमारा ग्रामर का पोर्शन होता है। इस पोर्शन के ठीक होने के बावजूद भी बच्चों का नंबर नहीं आता है, क्योंकि वो इस पोर्शन को केवल इतना ही समझते हैं और इस पोर्शन पे कोई भी मेहनत नहीं करते हैं। तो दोस्तों, यही समझाने के लिए मैं आज आपके सामने हूं। अगर आपने ये सारा पोर्शन तैयार किया और इस पोर्शन को छोड़ दिया तो आप गए काम से। ये सारा पोर्शन है आपका वोकैबुलरी का, इसको आपको लर्न करना है आज से, अभी से।
इसमें क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाती हैं एक बार मैं उनको बता देता हूं। देखिए, प्रीपोजिशन को मैंने इधर ना लिख करके इधर लिखा है, क्योंकि प्रीपोजिशन इज आल्सो अ सब्जेक्ट ऑफ लर्निंग। आपको प्रीपोजिशन को लर्न करना पड़ेगा, किस वर्ब के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आकर के क्या अर्थ देता है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने इसको भी लर्निंग वाले पॉइंट में रखा है। सिनोनिम्स आपसे पूछे जाएंगे, समानार्थी। तो वर्ड मीनिंग्स आपको बहुत ज्यादा याद करने हैं। मैं आपको बताऊंगा किस बुक को आप लेंगे, कौन सी बुक से आपको वर्ड मीनिंग तैयार करने हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग का मैं आपको वर्क कराऊंगा, लिस्ट बनवाऊंगा। जो जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। एंटोनिम्स, देखिए दो बातें, कई बार कहते सर एंटोनिम्स कहां से याद करें, सर सिनोनिम्स कहां से याद करें। देयर इज नो मैटर ऑफ लर्निंग एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, यू मे कंसिडर दिस ओनली वर्ड मीनिंग्स। आप इसको सिंपल वर्ड मीनिंग मानिए, एंटोनियम सिनोनियम कुछ नहीं। अरे आपको मालूम है दिन का उल्टा रात होता है, तो आप इसको वर्ड मीनिंग के जैसे लीजिए। आप इसको एंटोनियम या सिनोनियम के रूप में ना समझे, केवल वर्ड मीनिंग को वर्ड मीनिंग के रूप में आप याद कीजिए। उसके बाद आता है वन वर्ड। देखिए वन वर्ड अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये भी आपको लर्न करना है। वन वर्ड की आप चिंता छोड़ दीजिए, मैं आपको लर्न कराऊंगा, सारे लर्न करा दूंगा। 600 700 जितने आप कहेंगे उतने वन वर्ड आपको लर्न करा दूंगा, बहुत ही इजी वे में, आसान तरीके से। फिर आता है इडियम फ्रेज। मुझे नहीं मालूम आपने कितनी बार इडियम फ्रेज की प्रैक्टिस की है। आपको बता दूं, यदि इडियम फ्रेज की कोई भी बुक आपके पास हो तो आप इडियम फ्रेज को रटे ना, सीधे सीधे 2 या 3 बार उस बुक में दिए गए इडियम फ्रेज को हिंदी सहित पढ़ लें, तो आपको आसानी से वो याद हो जाते हैं। लेकिन सच बात तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम में से कोई भी इस पॉइंट पर ध्यान नहीं देता है। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, कोई भी पॉइंट आपका छूट गया तो आपका एक नंबर वहीं से गायब हो गया, एक क्वेश्चन आपका वहीं से गायब हो गया, तो पॉइंट कोई छूटना नहीं चाहिए। इसके बाद आता है सिंगुलर प्लूरल, ये मैंने अलग से ऐड करके लिखा है। देखिए जब आप पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन पढ़ेंगे ना, तो आपको पढ़ना है सिंगुलर और प्लूरल। ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि किसका सिंगुलर क्या है, किसका प्लूरल क्या है, तो इसकी भी टेबल मैं आपको बनवाऊंगा और लिखवाऊंगा। इसके बाद आता है जेंडर। जेंडर कैसा आता है, मेल फीमेल, किसका मेल क्या है या फीमेल को क्या कहते हैं, ये आपको याद करना है। और जनरली जो एनिमल साउंड्स हैं या जो पक्षियों की आवाज है उनको आपको याद करना है। इसके बाद एक जो प्रकार है वो है प्रोवर्ब का। देखिए कई बार एग्जाम में आप सोच रहे होंगे सर ये तो सिलेबस में है नहीं, ये आपने कहां से लिख दिया। ये सिलेबस में नहीं है लेकिन हर बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको यहां पर मेंशन कर दिया है। प्रोवर्ब का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इस बार क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन आपको उसको तैयार करके चलना है। वो आपसे प्रोवर्ब देगा, आदि देगा और उसको कंप्लीट करवाएगा और उसमें ऑप्शन में कुछ शब्द रख देगा। तो यदि आपको प्रोवर्ब याद है तो आप उसको फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा ग्रामर का पोर्शन। आपको इन दोनों ही चीजों में पूरा यानी बैलेंस करके बराबर इनकी तैयारी करनी है। अब हम आगे की बात करेंगे। आप लोगों ने मेरा इससे पहला वाला वीडियो देखा था, मैंने आपको उसमें सेक्शन के बारे में बताया था कि मैं जो सेक्शन 5 सेक्शन मैंने बनाए हैं, लिटरेचर का, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का, जो ग्रामर का पोर्शन है, जो वोकेबलरी का पोर्शन है, तो इस तरह से 5 सेक्शन आपको मिलेंगे। अब आपको करना क्या है, देखिए 5 सेक्शन के लिए दोस्तों, साथियों, मित्रों, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपको 5 रजिस्टर तैयार करने हैं अपने पास, अपने नोट्स के रूप में। जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा, जिस भी ग्रुप का होगा, उसी ग्रुप में आपको वो सारी डिटेल नोट कर लेनी है। जैसे अगर मैंने चारों राइटर पढ़ा दिए तो आप चारों राइटर के लिए एक रजिस्टर बना लेंगे, एक ग्रामर का रजिस्टर आप बना लेंगे,